Hello dear students, today we will discuss about investment function. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पता है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन फंक्शन को हम डिटेल में ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। यहाँ पर हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझेंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे एंड में हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स विच एड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जो ऐसे गुड्स पर किया जाता है जिससे इकोनॉमी में एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाए। और जब एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाता है तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है और उसी को हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये सभी एक ही बात को दर्शा रहे हैं कि जो निवेश होता है उससे इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अब हम टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा टाइप है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं और रियल इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहलाएगी एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ स्टॉक्स शेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं इकोनॉमी में उनके शेयर्स पर, स्टॉक्स पर जो खर्च किया जा रहा है स्टॉक मार्केट में वो कहलाएगा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट होती है, एक लेकिन एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑनरशिप में चेंज होता है। कोई व्यक्ति शेयर्स को बेच रहा है, कोई परचेज कर रहा है, इसलिए जो परचेज करने वाला व्यक्ति है उसके तो टोटल एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन पूरी इकोनॉमी में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर जो अगर हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंस कब होती है? जब हमारे रेजिडेंट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। इम्पोर्टेंस ओनली व्हेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन बाय आवर रेजिडेंट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये तो था फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में। रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? रियल इन्वेस्टमेंट होता है परचेज ऑफ सच गुड्स विच एनहेंस ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। ऐसे गुड्स पर खर्च जो इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दे। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है फिक्स्ड एसेट्स पर, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, इन पर जो खर्च हो रहा है वो कहलाएगा रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट में हमारा जो खर्च होता है रेजिडेंशियल एज वेल एज बिजनेस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ये भी आता है। जो हम रेजिडेंशियल हाउसेस बना रहे हैं या बिजनेस पर्पस के लिए बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो भी इन्वेस्टमेंट में आता है, क्योंकि उससे भी हमें कई सालों तक आगे रिटर्न प्राप्त होने वाले हैं। एक्सपेंडिचर ऑन चेंज इन स्टॉक्स, यहाँ पर स्टॉक से मतलब है हमारा जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है या जो फिनिश्ड गुड का स्टॉक है, उसमें अगर चेंज आ रहा है वो भी रियल इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट होगा। अब दूसरी टाइप की बात कर लेते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड होती है प्रॉफिट और इनकम से। इट मींस इस प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इनकम और प्रॉफिट से प्रभावित होती है। इसको दर्शाने के लिए एक्स एक्सिस पर हमने लिया है जीडीपी और रियल नेशनल इनकम और वाई एक्सिस पर लिया है इन्वेस्टमेंट। जब तक इकोनॉमी एक पर्टिकुलर जीडीपी लेवल प्राप्त नहीं कर लेती उससे पहले इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, और उसके बाद जैसे जैसे जीडीपी का साइज बढ़ता जाता है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाती है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ऐसी इन्वेस्टमेंट कहलाती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जो इनकम या प्रॉफिट के मोटिव से प्रभावित होती है।
और दूसरी है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो इंडिपेंडेंट होती है लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट से। यहाँ पर देखिए जीडीपी एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट है, सेम है हमारा। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार हो रही है और जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम है, उस पर इनकम और प्रॉफिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और आउटपुट का भी कोई, इनकम कहे या आउटपुट कहे, उसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा है। और प्रॉफिट के मोटिव से भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के द्वारा की जाती है, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। और ऐसी इन्वेस्टमेंट एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रभावित होती है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको एमईसी को हम आई से दर्शाएंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से। एमईसी क्या होता है? जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उससे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप समझते ही होंगे। अगर जो रिटर्न हमारे हैं एमईसी ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा डेफिनेटली। तब तक किया जाएगा जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए। जो हमें रिटर्न प्राप्त होने वाले हैं और जो हमारी लागतें लग रही हैं इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बराबर ना हो जाए तब तक हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। जब बराबर हो जाते हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इंडिफरेंट हो जाते हैं इन्वेस्टर्स। और अगर रेट ऑफ रिटर्न या एमईसी कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल है, स्टेट है या लोकल है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेलफेयर को इंक्रीज करना होता है। और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, जो जीडीपी के लेवल से या प्रॉफिट मोटिव से प्रभावित नहीं होती है, वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के रूप में ही होती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कौन करता है? गवर्नमेंट ही करती है। केन्स अपने इन्वेस्टमेंट फंक्शन में पब्लिक इन्वेस्टमेंट या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ही कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप है ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है जब हम नेट इन्वेस्टमेंट में रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी जोड़ दें। जो अगर मशीनों में कोई खराबी हुई है, उनकी रिपेयरिंग में जो कॉस्ट लग रही है, या जो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक है उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा किया जाता है, अगेन आई रिपीट, जो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक है उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्च किया जाता है वो कहलाता है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। जब हम नेट इन्वेस्टमेंट के साथ इस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ देते हैं तब हमारा बन जाता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। और अगर नेट निकालना है तो हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे। और ये क्या दर्शा रहा है? नेट इन्वेस्टमेंट एनहेंसेस स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल एसेट्स। जो रियल कैपिटल एसेट्स में एनहेंसमेंट है उसको दर्शा रहा है, या कहें एडिशन टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इंक्रीज को दर्शा रहा है नेट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद एक लास्ट टाइप हमारे पास बचता है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट, वॉलेंट्री इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इनमें से कोई भी नाम हो सकता है। तो जैसा नाम ही दर्शा रहा है, इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए प्लान्ड तरीके से की जाती है। और इनवॉलेंट्री, अनइंटेंडेड, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो अचानक से करनी पड़ जाती है, अनवॉलेंट्रली, जिसके लिए इच्छा नहीं है लेकिन अचानक सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है? जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं गुड्स के, वो इंक्रीज हो जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स के पास, क्योंकि फॉल हो गया है डिमांड में। डिमांड अगर कम हो गई है तो रॉ मटेरियल्स या फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक है वो एंटरप्रेन्योर्स के पास बढ़ जाता है। तो ये जो
इस प्रकार का निवेश है वो इच्छित निवेश नहीं है, प्लान्ड निवेश नहीं है। यहाँ पर हमने यूज किया है एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, चाहे वो प्लान्ड है चाहे अनप्लान्ड है, लेकिन एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कहलाएगा एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। एपीआई क्या होता है? रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। और ये क्या होता है हमारा एमपीआई? चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम, ये एमपीआई होता है हमारा। जैसे हमने डिस्कस किया था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पर हम इन्वेस्ट की बात कर रहे हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। उसके बाद अब हम आ गए हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन पर। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रभावित होता है। एमईसी फर्दर प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस से प्रभावित होता है। अभी सभी रिलेशनशिप्स को हम समझेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निर्धारित होता है वहां पर होता है जहां पर मनी डिमांड और मनी सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और मॉनेटरी अथॉरिटी इसको डिटरमाइन करती है। यहाँ पर हम मेनली समझेंगे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को हम क्या कह सकते हैं? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मैं बार बार कह रही हूँ, जितना किसी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न प्राप्त होना संभावित है वो कहलाएगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कह सकते हैं? लागतों के तौर पर इसको देख सकते हैं, क्योंकि एमईसी हमारा रिटर्न है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लागतें आ रही हैं इंटरेस्ट की फॉर्म में वो हमारा कहलाती है। यहाँ पर हम इनको लागतों के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हमारा रिटर्न ज्यादा है लागतों से तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तब तक करेंगे जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, जितना रिटर्न प्राप्त होना है और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हमने कहा कि एमईसी प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस से प्रभावित होती है। प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस की डिटेल डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में है, जो हमारी ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो है एमईसी के बारे में, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर मैं ब्रीफ में डिस्कस कर रही हूँ। प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होती है? एग्रीगेट ऑफ एनुअल रिटर्न। जो एनुअल रिटर्न प्राप्त हो रहे हैं, हर साल जो रिटर्न प्राप्त हो रहे हैं उनका एग्रीगेशन। एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कैपिटल एसेट, जो एनुअल रिटर्न किसी कैपिटल एसेट से एक्सपेक्टेड है उनका एग्रीगेशन। अब कितने साल तक कोई भी अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है उससे रिटर्न प्राप्त होने वाले हैं अगले कुछ सालों में, तो उन सभी का जोड़ क्या कहलाएगा? अनुमानित आय। नेक्स्ट है सप्लाई प्राइस, इसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कह सकते हैं। ये जो सप्लाई प्राइस होता है, कोई भी मशीन या प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं, उसी प्रकार का नया एसेट जो हम दोबारा बनाना चाहें अब करंट में, तो उसकी कितनी लागत आएगी वो कहलाएगा सप्लाई प्राइस। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड, सेम उसी प्रकार का एसेट बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कितनी लागत आएगी वो कहलाएगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट या सप्लाई प्राइस। तो एमईसी इन दोनों पर ही निर्भर करती है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड से जितनी अनुमानित आय होनी है और जितना उसका सप्लाई प्राइस है। एक तरीका है हमारा एमईसी को निकालने का, प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ कैपिटल एसेट पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम हम नॉर्मली एक साल को लेते हैं। जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है कैपिटल एसेट से और उसके बटे में सप्लाई प्राइस, इन दोनों का रिलेशन हम एमईसी से देखेंगे। एमईसी को निकाल सकते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 8000 प्रोस्पेक्टिव यील्ड है एनुअली और ये सप्लाई प्राइस है हमारा, इनटू 100 कर रखा है ताकि परसेंटेज में हमारा एमईसी आ जाए, तो ये हमारा आएगा 13.3%। अगर
प्रोस्पेक्टिव यील्ड बढ़ जाता है, 10,000 हो जाता है, सप्लाई प्राइस सेम है 60,000 इंटू 100, तो हमारा एमईसी आएगा 16.7%। तो ये इससे ज्यादा है 16.7%। किस वजह से ज्यादा है? क्योंकि प्रोस्पेक्टिव यील्ड ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि एमईसी और प्रोस्पेक्टिव यील्ड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और सप्लाई प्राइस और एमईसी का इनवर्स रिलेशनशिप है। सप्लाई प्राइस और एमईसी का इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर सप्लाई प्राइस कम होगा तो एमईसी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। उसके बाद यहाँ पर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड की बात कर रहे हैं कि उससे अगले कुछ सालों में रिटर्न्स प्राप्त होने वाले हैं, तो उसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू की जरूरत होगी, क्योंकि जो फ्यूचर में रिटर्न मिलने वाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। पीवी रिप्रेजेंट कर रही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टिव यील्ड, जो अनुमानित आय है उसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या है। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है। प्रोस्पेक्टिव यील्ड पी वाई किसके लिए है? प्रोस्पेक्टिव यील्ड के लिए। एन जितने सालों तक उस कैपिटल एसेट का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, और 1+r की पावर n, यहाँ पर r क्या है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो अनुमानित आय है उसको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट है उसके ऑपोजिट है। वहां पर हम फ्यूचर में कितनी वैल्यू होगी वो निकालते हैं, यहाँ पर हम फ्यूचर की अनुमानित आय की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है उसका उल्टा है। प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं हम अनुमानित आय को मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिस्काउंट करके। तो अगर यहाँ पर n को मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया है, और उसको प्रेजेंट वैल्यू, अगर किसी मान लीजिए मशीन की 3 साल ही है, हम उसको 3 साल तक ही यूज कर सकते हैं, उसका जो लाइफ स्पेन है 3 इयर्स है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है फर्स्ट ईयर में उसको 1+r से डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड ईयर में प्रोस्पेक्टिव यील्ड है उसको 1+r का होल स्क्वायर, उसके बाद py3/1+r की पावर 3। तो अगर 3 ही साल उसका लाइफ स्पेन है तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड। और अगर ज्यादा ईयर्स तक है तो इसी प्रकार से इस फॉर्मूला को आगे एक्सटेंड करते जाएंगे। उसके बाद है एमईसी को एस्टिमेट करने का दूसरा तरीका। एक तो हमने क्या कहा था ऊपर कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड बाय सप्लाई प्राइस, ये हमारा दूसरा तरीका क्या है? ये एसपी स्टैंड्स फॉर सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस अगर हमें गिवन है और प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स है, यहाँ पर भी अगर हम 3 ही साल कंसीडर कर लें उसका लाइफ स्पेन, तो यहाँ पर इसको जब हम डिस्काउंट कर रहे हैं तो ये जो आय है ये एमईसी है। ये कैसे निकलेगा कि अगर हमें सप्लाई प्राइस गिवन है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स अनुमानित आय हमें पता है, तो उसको हम किस रेट से डिस्काउंट करें, किस रेट से डिस्काउंट करें कि ये जो सम है वो किसके इक्वल हो जाए? सप्लाई प्राइस के इक्वल हो जाए। अगेन आई रिपीट, सप्लाई प्राइस अगर गिवन है और प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स गिवन है, तो उनको हम किस रेट से डिस्काउंट करें वो कहलाएगा एमईसी। किस रेट से डिस्काउंट करें कि ये जो हमारा एग्रीगेशन है, जो ये हमारा सम है, एडिशन होने से जो हमें वैल्यू मिल रही है वो किसके इक्वल हो जाए? सप्लाई प्राइस के इक्वल हो जाए। तो ये एक दूसरा तरीका है हमारा एमईसी को निकालने का। पीवी में हम क्या करते हैं? सम ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स, इसी प्रकार से हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड का सम करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए भी, लेकिन उसको डिस्काउंट किससे करते हैं? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और सप्लाई प्राइस क्या होता है? सम ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स डिस्काउंटेड एट एमईसी। जो प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल रहे हैं वहां पर हम सम ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड को डिस्काउंट करते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से,
और सप्लाई प्राइस में हम सम ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड को डिस्काउंट करते हैं MEC से। तो ये दोनों के बीच अंतर है। फिर हमने ये भी देखा है कि हम कंपैरिजन करते हैं, जब तक प्रोस्पेक्टिव यील्ड ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तब तक इन्वेस्टमेंट होता रहता है। अब हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन या इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व निकालने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि MEC जो है वो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होता जाता है MEC कम होता जाता है, फॉल होता जाता है। ये हमारा MEC है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होते हैं और जो लगातार इन्वेस्टमेंट हो रही है उससे क्या है, डिमांड बढ़ जाती है और कॉस्ट बढ़ जाती है, और उन कॉस्ट के बढ़ने से जो रिटर्न प्राप्त होने वाले हैं, अनुमानित जो रिटर्न्स प्राप्त होने वाले हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होती जा रही। पहली बार इतना इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी कितनी है, 10% है। उसके बाद और इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितनी है, 9% है। और इसी प्रकार ये जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है MEC कम हो रहा है। नेक्स्ट डायग्राम है हमारा जिसमें हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या रिलेशनशिप है। ये तो हम जनरली जानते हैं कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा, जो हमारी लागतें हैं एक तरीके से वो अगर कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये हमारा नॉर्मल जो हमारे रिलेशन हम बात करते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और जिस प्रकार से हमने देख लिया कि MEC भी ऐसे डिक्लाइन होता है जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। अगर हम इन दोनों को इक्वेलिटी में रख लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो MEC है वो ही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट तब तक होता रहेगा जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट और MEC बराबर ना हो जाए। ये जो हमारा डायग्राम है, कर्व शोइंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इक्वालिटी बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड MEC। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और MEC दोनों की इक्वालिटी है, ये जो 10% है इतना ही MEC है और इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 9% है तो यहाँ पर भी MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इक्वालिटी है। तो इनके साथ डिफरेंट जो अमाउंट्स है इन्वेस्टमेंट की दर्शा रहे हैं हम, जहाँ पर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वालिटी में है, और उसका कॉम्बिनेशन हम इन्वेस्टमेंट से दर्शा रहे हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट लेवल से दर्शा रहे हैं। तो जो हमें कर्व प्राप्त होगा वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, यहाँ पर ध्यान रखिए कि हम MEC भी दर्शा रहे हैं और वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल है, और ये डिफरेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो ये था इन्वेस्टमेंट फंक्शन। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और इन्वेस्टमेंट MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैसे प्रभावित होता है, और MEC फर्दर प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस से कैसे प्रभावित होती है। नेक्स्ट वीडियो में MEC को डिटेल में समझाया गया है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।